हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए हम क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का आज लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसाधन और प्रतिष्ठा। किस प्रकार जो संसाधन है वो किसी भी व्यक्ति या समुदाय की प्रतिष्ठा का आधार बनते हैं। हमने चैप्टर 2 में देखा किस प्रकार समाज में विभिन्न समुदायों का उदय हुआ, जिसमें किसान, दास, भूमिहीन कृषक, सिपाही, राजा विभिन्न वर्ग थे। पर समाज में उनकी हैसियत क्या थी? समाज में उनकी हैसियत का आधार था संसाधनों पर उनका नियंत्रण या उनकी आर्थिक स्थिति। तो आइए आज हम देखते हैं कि जो समाज था उसमें संपत्ति संबंधी अधिकार या संसाधनों पे उनके जो अधिकार हैं उनका आधार क्या था। इसको हमने बेसिकली 3 पॉइंट्स में क्लासिफाई किया है कि संपत्ति संबंधी जो अधिकार हैं लैंगिक अधिकार पे, लैंगिक आधार पे ये किस प्रकार डिवाइड थे, स्त्री और पुरुष के बीच में संपत्ति संबंधी अधिकार। दूसरा हम देखिए वर्ण आधारित, वर्ण पर बेस किस तरह से इनको संपत्ति प्राप्त होती थी या संपत्ति के अधिकार थे। और तीसरा संपत्ति में भागीदारी। तो आइए हम पहला अपना टॉपिक देखते हैं, स्त्री व पुरुष संपत्ति संबंधी अधिकार। तो देखिए हम पहले जान चुके हैं कि संपत्ति संबंधी अधिकार जो है वो बेसिकली पुरुषों को प्राप्त थे। तो हम इसको क्लासिफाई करके देखते हैं, पुरुषों को क्या अधिकार प्राप्त थे और स्त्री को क्या अधिकार प्राप्त थे। बेसिकली जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था। पुत्रों को उसमें समान रूप से हिस्सा मिलता था, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, सबसे बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग मिलता था, विशेष भाग। और जो परिवार की जितनी भी संपत्ति है, जो भी संसाधन है, उन संसाधनों पर पुरुषों का ही स्वामित्व था, पुरुषों का ही नियंत्रण था। क्योंकि हमारा जो समाज था वो पितृवंशिता पुरुष प्रधान समाज था। ये हम देखेंगे मनुस्मृति जो हमारी विधि संहिता है उसके अनुसार क्या क्या सिद्धांत दिए। महिला की हम बात करें तो पैतृक जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति में उसे कोई भी वो दावा नहीं कर सकती थी, उसे कोई भी हिस्सा प्राप्त नहीं था। तो क्या सिचुएशन थी? तो स्त्री धन पर उसका अधिकार होता था। स्त्री धन विवाह के अवसर पर उसके पिता द्वारा या उसे जो अन्य विवाह के स्तर लेवल पे उसे जो प्राप्त हुआ है वो उसका स्त्री धन था। उस पर किस किस का अधिकार था? उस पर उस स्त्री का और उसकी संतान को वो विरासत में मिल सकता था। इस प्रकार महिला का अधिकार संपत्ति से संबंधित केवल स्त्री धन तक ही सीमित था। अब देखिए मनुस्मृति के अनुसार इसके संपत्ति जुटाने के तरीके, किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार संपत्ति जुटाने के 6 तरीके बताए हैं। किसके? महिला के। पहला तरीका है विवाह की जो पवित्र अग्नि है उस पवित्र अग्नि के समक्ष, साथ ही साथ विदाई के समय, इन दोनों समय जो उपहार मिले। इसके अलावा पिता से, माता से और भाई से जो उपहार मिले अलग अलग समय में। इसी के साथ 5वां तरीका था विवाह के बाद मिलने वाले उपहार और पति से मिलने वाले उपहार। इस तरीके से स्त्री के संपत्ति जुटाने के 6 अधिकार बताए हैं, 6 तरीके बताए हैं। पुरुष के जो बताए हैं वो 7 तरीके बताए हैं मनुस्मृति के अनुसार। उन 7 तरीकों में देखिए विजित करके, निवेश करके, कार्य द्वारा, भेंट के द्वारा, इसी के साथ 1 2 3 4 भेंट के द्वारा, इसके साथ ही साथ खरीद कर, खोज कर और उत्तराधिकार में प्राप्त करके। यानी मनुस्मृति के अनुसार
पुरुष की संपत्ति जुटाने के 7 तरीके बताए हैं। किसी चीज को विजित करके, जैसे राजा महाराजा हैं वो किसी चीज को जीत लेते हैं, निवेश करके यानी व्यापार में इन्वेस्ट करके, अपने कार्यों द्वारा, किसी से भेंट उपहार प्राप्त करके, किसी चीज को खरीद कर, किसी को खोज के और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। यहाँ महिलाओं में हम एक अपवाद देखते हैं जो हम 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रभावती गुप्त। गुप्त सम्राट जो है उनकी पुत्री प्रभावती गुप्त का वाकाटक जो सम्राट है, वाकाटक, उसमें विवाह किया गया था, जो हम पढ़ चुके हैं वाकाटक वंश में, हम 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो प्रभावती गुप्त जो है उनका विवाह वाकाटक वंश में हुआ और उन्होंने राजगद्दी संभाली। इनके साक्ष्य मिलते हैं। किस तरह के साक्ष्य? हमने पढ़ा था भूमि अनुदान के साक्ष्य 2nd चैप्टर में, उसमें था ब्राह्मणों को भूमि दान देने का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने का। तो इतिहासकार क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार थे, लेकिन सामान्य महिलाओं को नहीं थे। यानी उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं उनमें ये संपत्ति संबंधी जो अधिकार हैं ये देखने को मिलते हैं। इसका एक मेन एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्त। तो स्टूडेंट्स, इतिहासकारों की मान्यता है कि समाज में पुरुष और महिला की सामाजिक हैसियत, कि समाज में किसकी हैसियत, किसका महत्व ज्यादा है, ये इस बात पर निर्भर करता था कि संसाधनों पर किसका ज्यादा अधिकार है। चूंकि संसाधनों पर पुरुष का ज्यादा अधिकार था, संसाधनों पे अधिकार के कारण भी पुरुष और महिला के समाज में जो प्रतिष्ठा का जो अंतर है वो धीरे धीरे और बढ़ता चला गया। तो आइए हम देखते हैं 2nd, वर्ण आधारित संपत्ति। यानी संपत्ति प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका जो है वो है वर्ण आधारित। हम पढ़ चुके हैं वर्ण व्यवस्था, 4 वर्णों के बीच में आजीविका का विभाजन और उसी के अनुसार जो व्यक्ति हैं वो अपनी आजीविका अपनाते थे। तो देखिए वर्ण और संपत्ति का अधिकार। तो देखिए जो सामाजिक हैसियत है, सामाजिक महत्व है, वो सामाजिक हैसियत किससे निर्धारित होती थी? आपके संसाधनों पर नियंत्रण से प्राप्त होती थी। ठीक है, और संसाधन या संपत्ति जो है उस पर नियंत्रण, और उसका एक आधार और था, वो आधार था वर्ण आधारित। वर्ण आधारित मतलब हम देख चुके हैं समाज में, हमने देखा ऋग्वेद जो है उसके पुरुष सूक्त के अनुसार हमने देखा जो ब्रह्मा है उनके शरीर से 4 वर्णों का उदय हुआ। तो ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, इन सब की आदर्श आजीविका डिसाइड कर दी गई कि आपको क्या काम करना है। यानी 4 वर्णों की ऑक्यूपेशन फिक्स कर दी कि किस वर्ण को क्या काम करना है। इस हिसाब से शूद्र को सेवा का काम करना होता था जिसमें उसकी इच्छा शामिल नहीं थी। ठीक है, और इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम देखें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो वर्ण हैं उनके संसाधनों पर उनकी पकड़ जो थी वो मजबूत थी, और इस प्रकार से हमें जो तात्कालिक स्रोत हैं उन तात्कालिक स्रोतों से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? कि राजा और जो पुरोहित है, ब्राह्मण वर्ग है, उनका एक धनी वर्ग के रूप में वर्णन किया गया है। कहीं यदा कदा ही ऐसा एग्जाम्पल मिलता है कि कोई दरिद्र ब्राह्मण, अन्यथा इन आजीविका के जो साधन थे उनके आधार पर ये 2 वर्ण हैं, इनकी आर्थिक स्थिति, संपत्ति, संसाधनों पे अधिकार बहुत ही अच्छा था और समाज में इनकी हैसियत भी बहुत अच्छी थी। तो इस प्रकार संपत्ति का वर्ण संबंधित अधिकार। तीसरा देखिए संपत्ति में भागीदारी। अब समाज में प्रतिष्ठा का आधार वर्ण और यानी संपत्ति था, और संपत्ति का 2 आधार देखे, एक वर्ण देखा और सेकंड हमने देखा
लैंगिक आधार पे। अब हम देखते हैं कि संपत्ति में भागीदारी, इसमें क्या चीज है। संपत्ति में भागीदारी यानी इसको हम देख सकते हैं दानी और कृपण, कंजूस के तौर पर। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था दक्षिण भारत के तमिलकम, हमने पढ़ा था दक्षिण भारत में सरदारियां थी और ये सरदारियों के साथ साथ जो तमिलकम क्षेत्र है उसमें ये सरदारियां विकसित हुई थी। साथ ही साथ संगम जो साहित्य है वो भी हमने पढ़ा था। इनके आधार पे हमें बहुत सारी जानकारियां, हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किस चीज के हमें जानकारी उपलब्ध होती है कि समाज में प्रतिष्ठा का जो आधार है वो और क्या था। प्रतिष्ठा का आधार संपत्ति तो था ही, लेकिन संपत्ति पे आपका अधिकार है वो तो था ही, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें दानी व्यक्ति जो है, यानी ऐसा व्यक्ति जो धनी है और धनी होने के साथ दानी भी है, समाज के जो संसाधन विहीन जो वर्ग है, संसाधन विहीन वर्ग, उनको दान देते हैं। ऐसे व्यक्ति की समाज में उच्च प्रतिष्ठा मानी गई है और उसकी प्रशंसा की गई है। ऑन द अदर हैंड जो कृपण यानी जो कंजूस व्यक्ति है, यानी जिसका संसाधनों पे अधिकार तो है, जिसके पास संपत्ति तो है, लेकिन जो बहुत ही कंजूस है, ऐसे व्यक्ति को समाज में घृणा और नफरत की दृष्टि से देखा जाता था। यानी यहाँ पे समझिए कि समाज में प्रतिष्ठा का आधार संपत्ति या संसाधनों पे आपके अधिकार तो हैं, लेकिन उसके साथ आपसे ये उम्मीद भी की जाती है कि आप जो संसाधन विहीन जो वर्ण है, समाज है, उन पर आप अपने जो संसाधन है वो साझा करें। और इस तरह के बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो हमें तमिलकम जो क्षेत्र के संगम साहित्य है उनमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं अपने कमेंट्स। साथ ही साथ आप ये वीडियो जो है इसको अगेन देख सकते हैं। इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, आइए बोध अवधारणा, सामाजिक अनुबंध की बोध अवधारणा। सामाजिक अनुबंध की बोध अवधारणा। देखिए, जो धर्मशास्त्र है या हम कहते हैं ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार समाज को क्या किया गया, 4 वर्णों में बांटा गया और इसे दिव्य उत्पत्ति का बताया गया कि इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इनकी आदर्श आजीविका डिसाइड कर दी, कौन सा वर्ग क्या करेगा, और इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इस तरह की इनकी मान्यता थी। लेकिन समाज में सभी जो समुदाय थे वो इस अवधारणा से सहमत नहीं थे। एक ओर जहाँ ये लिपिबद्ध किए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर इन नियमों की आलोचना भी की जा रही थी। आलोचना भी की जा रही थी और इसका एक सबसे जो मेन उदाहरण है वो है बौद्ध दर्शन, बौद्ध अवधारणा। तो चलिए हम देखते हैं बौद्ध धर्म में क्या इसके बारे में विचार थे। तो बौद्ध धर्म जो है वो समाज में जो विषमताएं हैं या जो अंतर है उनको तो मान्यता देता है कि ठीक है ये अंतर है, बट इन्हें स्थायी नहीं मानता। और दूसरी चीज, इन्हें जन्म आधारित नहीं मानता। ठीक है, तो देखिए इनकी क्या धारणा है। इनके अनुसार प्रारंभ में जब मानव और प्रकृति दोनों ही क्या थे, आदिम अवस्था में थे, अल्प विकसित अवस्था में थे, प्रारंभिक अवस्था में, तब क्या था, तब जो मनुष्य है, मानव को जितनी आवश्यकता होती थी, आवश्यकता अनुसार ही ये प्रकृति से संसाधन लेता था। ठीक है,
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कालांतर में लोगों में लोभ और लालच जो है वो आ गया और धीरे धीरे इस व्यवस्था का पतन हो गया। तो लोगों ने निर्णय लिया, क्यों ना हम अपने में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को छांटे जो गलत कार्य के लिए दंड दे, जो निष्कासित करने लायक है देश से उसे निष्कासित करे और एक व्यवस्था को बनाए रखे। चूंकि ये सबकी सहमति से होगा, इसलिए इसे नाम दिया गया महासम्मत। तो ये व्यवस्था कैसी थी? ये व्यवस्था मानव निर्मित थी। तो बौद्ध अवधारणा के अनुसार चूंकि ये व्यवस्था मानव निर्मित थी, इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव भी संभव था। उन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति, क्या बताया कि जो व्यवस्था अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र है, उस व्यवस्था से वो संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो भिन्नताएं हैं, ये भिन्नताएं समाज में जन्म आधारित नहीं है, ये व्यक्ति को कर्मों के अनुसार है। और उन्होंने ये समझाया कि प्रारंभ में जब मनुष्य था, आदिम अवस्था में था, सीधा सच्चा व्यक्ति था, प्रकृति से जितना उसे आवश्यकता होती थी उतना वो संसाधन लेता था। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, उसमें लोभ, लालच, कपट पैदा होता चला गया और इस व्यवस्था पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने में से बेस्ट व्यक्ति को चूज किया, उसे महासम्मत कहा और उसको बदले में चावल के कुछ अंश देना, जिसे बाद में हम कर कह सकते हैं, कर के रूप में। तो ये व्यवस्था निर्मित की गई। तो बौद्ध अवधारणा के अनुसार आपके आर्थिक और सामाजिक जो रिलेशन है वो आपके मानवीय जो क्रियाकलाप है, संबंध है, उन पर आधारित है और ये इस व्यवस्था से बिल्कुल भी सहमत नहीं है जिसमें जो समाज के कुछ वर्णों को फिक्स कर दिया, उनमें विभेद है उसको स्थायी कर दिया। ये मानते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं मानवकृत हैं, अगर मनुष्य ने ये सारी व्यवस्थाएं निर्मित की हैं तो इनका परिवर्तन भी संभव है। और इस तरह से कोई व्यक्ति जन्म आधारित किसी भी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता कि जन्म से ही कोई व्यक्ति को निम्न मान लिया और किसी को उच्च मान लिया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने देखा 600 BC टू 600 AD के बीच किस तरह से बंधुता, जाति और विवाह के जो हमारे नियम थे, विवाह के क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ, नए नए सिद्धांतों का, किस तरह से ये नई परंपराएं जो है ये डेवलप हुई और आज भी हमारे भारतीय समाज में हम इनका प्रभाव देखने को, हमें दृष्टिगोचर होता है, हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जैसे पितृवंशिता है, जैसे गोत्र का नियम है, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो हमें आज भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमारे चैप्टर का यही समापन होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा है आपका दिन शुभ रहेगा, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।